चलो बेटा, ना बी सीरियस। हम लोग बेटा इकोनॉमिक्स के एमटीपी को करने के लिए आए हुए हैं और मुझे आप लोग लगभग 1 घंटे का टाइम दो बेटा, मैं पूरा एमटीपी को निपटा देता हूं, ठीक है जी। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं बेटा, और बहुत सारे क्या मैं बोलूंगा कि इस पूरे एमटीपी में 90% क्वेश्चन ऐसे जो आसानी से हो जाएंगे, और मात्र बेटा 10% क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना है, और ये हर जगह तो होगा, टेस्ट में ऐसा होता है बेटा कि 10-15% आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो बेटा आपको परेशान करें। हाँ जी, तो उसमें आपको परेशान, हम यहाँ पे एमटीपी करने के बेटा टू द पॉइंट, क्योंकि हमारे पास समय की भी कमी है, 100 क्वेश्चन है, हम एकदम टू द पॉइंट रहने की कोशिश करेंगे। आप समझ रहे हो ना टू द पॉइंट क्या मैं बोल रहा हूँ, जहां पे सॉल्व, जैसे मैं ये देख पा रहा हूँ कि लगभग 4-5 क्वेश्चन ऐसा है ना बेटा, जिस 4-5 क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत सॉल्व करने की जरूरत है, नहीं तो सारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, और मैं डायरेक्टली क्वेश्चन, हाँ बेटा मैं डायरेक्टली क्वेश्चन डायरेक्टली आंसर पे आऊंगा। कई बात क्लियर है क्या? अब देखो बेटा, मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ कि एमटीपी और आरटीपी करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये कि अगर आपको आंसर आ रहा है तब तो तुम टिक मारो, और अगर आपको आंसर नहीं आ रहा तो आप उसको याद कर लो। नहीं समझे? एमटीपी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर हो सकते हैं जो तुमको नहीं आ, मतलब तुम पहली बार उससे पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, पहली बार पढ़ रहे हो, आप याद कर लो क्या चाहिए है तो ये आंसर होगा। समझ रहे हो क्या? ध्यान रखना बेटा, ये कोई मैथ्स नहीं है जहां पे मैं सॉल्व करके दिखाऊं, ये कोई लॉ नहीं है बेटा जिसमें केस स्टडी आपको करना है, अकाउंट्स नहीं है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है। अरे भैया, इसमें या तो आपको याद है या तो याद करना है, बस 2 बात है। आ जाइए। हाँ, ठीक है, आ जाइए आ जाइए, अभी 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 हम पूरी ताकत लगाते हैं बेटा, थोड़ा सा मैं जल्दीबाजी में रहूंगा और पूरी ताकत लगाते हैं इसको कंप्लीट करने में। सबसे पहला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आप भी रीड करिएगा, कुछ क्वेश्चन मैं रीड करूंगा। आइए साहब, सबसे पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। ये देखो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल हमेशा अफेक्ट करता है सारे सेक्टर को यूनिफॉर्मली, बिल्कुल नहीं बेटा। दूसरी बात ये बेटा कि बिजनेस साइकिल में अफेक्ट ऑल सेक्टर यूनिफॉर्मली, बिल्कुल नहीं। बिजनेस साइकिल डू नॉट अफेक्ट ऑल सेक्टर, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ बेटा, बिजनेस साइकिल इमर्ज इन, बिजनेस साइकिल कहां पाया जाता है बेटा, याद रखना, फ्री मार्केट में, मिक्स्ड में, या नॉन ऑफ द अबव में। तो बेटा याद रखिएगा, ये पाया जाता है फ्री मार्केट में। किस में पाया जाता है बेटा? फ्री मार्केट। यस, बिजनेस साइकिल, बिजनेस का मूव होना, अपवर्ड होना, डाउनवर्ड होना बेटा, ये तो यस, ये तो मार्केट पे डिपेंड करता है। आगे देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है बेटा, अगला वो बोला गया, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, क्या बोलो बेटा, इज, क्या बोलो, -3। आवाज बेटा, माइनस क्या बोलो, 3। तो इस सिचुएशन में आपको ये बताना है, इस सिचुएशन में आपको बेटा ये बताना है कि सर इस पूरे के पूरे प्रोडक्ट का एमा, अच्छा माफ करिए, जस्ट वेट बेटा, हाँ बेटा, इस क्वेश्चन का जो ये जो टॉपिक है बेटा, ये कह रहा है, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड of a product is, क्या बोलो बेटा, -3, what should be the price of product of its MR to be, कितना बोलो बेटा, 20। अब देखो, इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, मैं बोल सकता हूं क्या कि बेटा यहाँ पर MR जो दिया गया है, ध्यान से सुनना बेटा, ये जो MR है, क्या MR इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू प्राइस कह सकता हूं? वेरी गुड, ओके। अगर मैं ये कह सकता हूं तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि 20 इज इक्वल टू 3 - 1 अपॉन में 3, बोलो बेटा, क्योंकि अब देखो क्या बोला गया, प्रोडक्ट फॉर इट्स एमआर टू बी 20। अगर आप एमआर रखना चाहते हो तो बताओ प्राइस क्या होगा। अगर आप एमआर को रखना चाहते हो कितना, बोलो बेटा, 20। तो इस सिचुएशन में मैं क्या बोल सकता हूं, क्या अगर आप इजाजत हो तो, कि 20 इज इक्वल टू 2 अपॉन क्या बोलो बेटा, 3। अरे बोल सकता हूं क्या? हाँ, कौन सा आ गया ना बेटा, ये माइनस में है ना ये, हाँ तो बस बेटा ये अपॉन में 3, तो आपका ये सीधा दिख रहा है ना प्रोडक्ट ये। हाँ, और फॉर्मूला बताओ एमआर का क्या होता है, एमआर का फॉर्मूला, हाँ तो बेटा नालायक, मार्जिन के लिए आप ऊपर में देखते हो ना एवरेज को, अरे ईच कमोडिटी आप देखते जाते हो ना, तो चेंज इन देखते हो, इसलिए बेटा यहाँ पे 1 ले लिया मैंने। अरे टी, आपने ऐसे तो पढ़ा होगा, MR - MRN - 1, अरे यही तो पढ़ा होगा ना, यस। तो बेटा 2/3, तो अगर 2, ये समझ आ गया ना क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि बेटा यहाँ पे हम मार्जिनल रिवेन्यू का फॉर्मूला पुट अप कर रहे हैं। अरे श्योर, तो अब अगर आप इसको निकालोगे बेटा तो कितना आ रहा है, एक बार देखना जल्दी, कैलसी में देखो बेटा, यहां पर आपका P इज इक्वल टू 60/2 आ जाएगा, सही है क्या, समझी गई? तो बेटा आ गया 30 यूनिट आपका, आ गया क्या बोलो बेटा, क्या आ गया बोलो बेटा आपका, अरे श्योर 100%, शुड आई मूव फर्दर? यस पक्का, ठीक है बेटा, आगे चलेंगे।
वाइल ड्रॉइंग बजट लाइन, ध्यान से सुनो बेटा, जब बजट लाइन आप ड्रॉ करते हो तो कंज्यूमर कंज्यूमिंग नाकोस चिप्स एंड क्या बोलो बेटा पेप्सी, इफ द क्वांटिटी ऑफ नाकोस टेकन ऑन वाई एक्सिस एंड क्वांटिटी ऑफ पेप्सी ऑन द क्या बोलो बेटा एक्स एक्सिस, द स्लोप ऑफ बजट लाइन विल बी, बेटा आप देखो ना क्या ऐसा ही होता है ना, पी एक्स अपॉन पी वाई। हाँ जी, तो आप बोल सकता हूं नाकोस अपॉन में क्या बोलो बेटा पेप्सी, बोलो हाँ है ना, पी एन अपॉन पी पी, ये इसका आंसर। नहीं समझे? पक्का? ओके बेटा आगे चलते हैं। अरे ना ना, पीपी अपॉन पीएन होगा बेटा, पीपी अपॉन पीएन होगा। हाँ तो बेटा हो तो क्या, पीपी अपॉन पीएन होगा ना। आई एम सो सॉरी बेटा, ये देखो ना आपका नाकोस जो है वो नाकोस किस पे बेटा बोलो, यस वाई पे, और आपका पेप्सी क्या है बोलो बेटा, डन, एग्री, ओके। आगे चलते बेटा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, थ्योरी ऑफ क्या बोल बेटा मर्केंटिलिज्म प्रोपोगेट करता है। ध्यान रखना बेटा, ये अगर आपने इंटरनेशनल ट्रेड को ध्यान से पढ़ा होगा ना तो बेटा वहां पर मैंने आपको एक थ्योरी पढ़ाई होगी मर्केंटिलिज्म, और बेटा आपने देखा होगा मर्केंटिलिज्म जो होता है वो इनकरेज करता है किसको, एक्सपोर्ट को, और डिकरेज करता है इम्पोर्ट को। बाकायदा ये थ्योरी मैंने लिखवाया होगा कॉपी में, यस नो, आप जाके देख लीजिएगा, बहुत बेसिक बेसिक बेसिक। आगे चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या करे बेटा, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ईवीए डिजिटल असिस्टेंस रोबोट ऑफ एचडीएफसी बैंक। अब सुन बेटा, अब ये सब चीजें ना याद कर ली जाती है, ये नया क्वेश्चन है। देखो एचडीएफसी बैंक का एक रोबोट सिस्टम है ईवीए डिजिटल, और उसका काम होता है बेटा बेसिकली क्या बोलो कैपिटल, यस इसका आंसर है बेटा कैपिटल हो गया। डन करें, ये सब चीजें ना बेटा आपको याद कर लेनी होती है। क्या कर लेनी होती है, आप ये मत ढूंढिए कि ये मॉड्यूल में कहां दिया गया है, आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन याद कर लो कि अच्छा अगर एचडीएफसी रोबोट का कुछ क्वेश्चन आता है आंसर इज द कैपिटल। डन करेंगे, हाँ उसका यूज भी होता है बेटा कैपिटल में ही। आगे चलेगा, क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं बोलो बेटा 7 पे। ये देखो 7 पे चलते हैं साहब। 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द सिंपल किनेसियन मॉडल। सिंपल है बेटा, तो अगर आप सिंपल किनेसियन मॉडल को ध्यान से देखेंगे, हाँ जी क्या आएगा, डी ना, बोथ ए एंड बी, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। नालायक इसका आंसर होगा नाइदर ए नोर बी। आप किन्स मॉडल को नहीं याद कर पा रहे हो क्या, किन्स मॉडल का फॉर्मूला ही अलग था बेटा वहां पे। अरे किनेसियन थ्योरी जब डिप्रेशन आया था तो उन्होंने बेटा प्रोपोगेट किया था जो नेशनल इनकम थ्योरी को, और उसने बोला था कि इकोनॉमी वगैरह को आप अगर बूस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए उन्होंने एक मॉडल दिया था किन्स मॉडल थ्योरी 1 2 3 एक्स माइनस एम वगैरह, लास्ट में जाके आपने देखा होगा उसमें एमपीसी और एमपीएस इज इक्वल टू 1 कभी नहीं हो रहा था। तो बेटा याद रखिएगा नाइदर ए नोर बी इसका आंसर होगा। आगे चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे, किस चाहते हैं, हाँ हाँ जी बिल्कुल, किन्स थ्योरी का बेटा पूरा का पूरा फॉर्मूला ही अलग है ना दोनों तीनों मॉडल का। आगे चलते हैं बेटा आठवां एक बार देखिएगा, क्वेश्चन रीड करो बेटा। तो बोला गया इंक्लूडिंग नेशनल इनकम अकाउंटेंट कैन अवॉइड मल्टीपल काउंटिंग बाई, ध्यान सुनो, नेशनल इनकम अकाउंटेंट कैन अवॉइड मल्टीपल अकाउंटिंग बाई इंक्लूडिंग ट्रांसफर इन देयर कैलकुलेशन, नहीं भाई, कैलकुलेटिंग बोथ इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स, नहीं भाई, ओनली काउंटिंग फाइनल गुड्स, यस। अगर आप ध्यान से सुनो तो नेशनल इनकम का बेटा सीधा लेना देना किससे होता है, क्या बात क्लियर है क्या? आगे क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार देखेंगे बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चे ये कोई रिकॉर्डिंग बेटा स्टूडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, क्लास रिकॉर्डिंग है, तो मैं बीच बीच में बच्चों को क्वेश्चन रीड करने के लिए भी टाइम दूंगा। तो जो बच्चे बाहर के इसको देख रहे हैं, दिस इज नॉट ए स्टूडियो रिकॉर्डिंग की केवल मैं ही बात बोलूंगा, इसमें बेटा मुझे आंसर लेकर आना है और उसके बाद अगर जरूरत आई तो मुझे हेल्प करना है। तो मैं यहाँ पर एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा हूँ। तो आप ये ना बोलें कि सर बीच में बच्चा क्या बोल रहा है हमें सुनाई नहीं दे रहा, आपको नहीं सुनना बेटा, लास्ट में तो आंसर आप सुन ही लेंगे। यस, आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है बेटा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू, बोल बेटा नेट इन्वेस्टमेंट प्लस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। अरे भैया नेट, मैंने बेटा 10 रुपया आपने एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट पढ़ा होगा, भैया मैंने 10 रुपए लगाए, क्यों, क्योंकि 7 रुपया बेटा पहले लगा हुआ था तो 10 को 7 रिप्लेस किया, बोलो ना है ना, तो नेट तो बेटा 3 रुपया आया ना। बहुत अच्छा, आगे चलो बेटा 10वां क्वेश्चन देखिएगा। हाँ बेटा उसमें मैंने 11 रुपए कमाए, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा बेटा। वो डिपेंड करेगा कि आप एवरेज को देख रहे हो या मार्जिनल को देख रहे हो। हाँ हाँ, और अगर उससे ज्यादा आप कमा रहे हो तो एवरेज है, सुपर है। 11 रुपए नॉर्मल प्रॉफिट दिखा रहा था,
11 पे नॉर्मल तब दिखाएगा जब आप बेटा वहां पे एवरेज रिवेन्यू को देख रहे हो, टोटल रिवेन्यू को देख रहे हो। बेटा ये कंडीशन होता है कि आप कौन सा रिवेन्यू किससे कंपेयर कर रहे हो। मैंने वहां पे लिखवाया होगा बेटा कि अगर आपका एवरेज रिवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से एक्सीड कर जाए, एवरेज रिवेन्यू फिक्स कॉस्ट से एक्सीड कर जाए। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर क्या बोल बेटा, यस क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम। बेटा ये तो आपने पढ़ा होगा, कंपनसेशन ऑफ क्या बोले बेटा, एम्प्लॉय। क्या ये बात क्लियर है क्या? आ जाइए, ट्रांसफर पेमेंट्स आर, क्या बोल बेटा, ट्रांसफर पेमेंट्स आर। क्या है ट्रांसफर पेमेंट्स आर? तो बेटा देखो, एक्सक्लूड करता है व्हेन कैलकुलेटिंग जीडीपी। क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसफर पेमेंट जीडीपी को एक्सक्लूड करता है? नहीं मेरे भाई। दूसरा, एक्सक्लूड व्हेन कैलकुलेटिंग जीडीपी बिकॉज दे डू नॉट रिफ्लेक्ट करेंट प्रोडक्शन। बेटा ध्यान से पढ़ो, ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? ट्रांसफर पेमेंट जो फ्री का माल होता है, बोला गया आप उसे जीडीपी कैलकुलेट करते टाइम एक्सक्लूड कर दो। क्यों भाई? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट नहीं करता करंट प्रोडक्शन को। आंसर इज बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही है बेटा। ट्रांसफर पेमेंट इग्नोर करने के पीछे का रीजन यही है। यस, आपको बेटा ये हेल्प नहीं करता। आगे, प्राइस फ्लोर इज द प्राइस फिक्स बाय गवर्नमेंट विच इज। बेटा ध्यान रखना, सीधा सिंपल बेटा, मान लो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस 10 है। क्या बोलो बेटा? अब 10 से ठीक ऊपर में जो प्राइस आप रखोगे ना, उसी को हम कहते हैं क्या बोलो बेटा एक बार, उसे प्राइस फ्लोर। फ्लोर मतलब ये वो प्राइस है जिसके नीचे आने पर कंज्यूमर प्रॉफिट नहीं कमाएगा, इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो बेटा याद रखिएगा, ये बोला जाएगा अबव द। क्वेश्चन नंबर 13 रीड करो। When the actual price of commodity is less than equilibrium price, क्या कहते हैं बेटा? तो इसका प्राइस क्या होगा? जब भी कोई एक्चुअल प्राइस बेटा कमोडिटी का लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाए, तो उसका जो प्राइस होता है ना बेटा, वो राइज होना चालू होता है। राइज होना, आप लॉजिकल सोचो ना, मान लो मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस 10 है बेटा, हाँ है ना, तो मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस 10 है और कमोडिटी, हाँ इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा और अब वो एक्चुअल तरफ जा रहा है तो मूव करेगा ना बेटा, राइज करेगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर किस पे बोले एक बार, उसे 14 पे। किस पे आ जाते हैं बोले बेटा? यस 14। तो 14 एक बार पढ़िएगा बेटा। कॉस्ट विच इज नेवर जीरो व्हेन प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड इज नोन एज। बेटा ये तो सिंपल है, सप्लीमेंट्री कॉस्ट के नाम से आप जानते हो। सप्लीमेंट्री कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट होता है बेटा जो जीरो हो जाता है, बोलो मम्मा करिए, जो कभी जीरो नहीं होता, नहीं होता, भले तुम प्रोडक्शन को क्या बोलो बेटा रोक दो, वो तो जाएगा ही जाएगा। क्या बात क्लियर है क्या? आ जाओ, एट द पॉइंट, हाँ फिक्स कॉस्ट का सप्लीमेंट्री कॉस्ट नाम है। आगे बेटा, एट द पॉइंट ऑफ क्या बोलो बेटा, इन्फ्लेक्शन। इस सिचुएशन में क्या होगा? प्रोडक्शन मैक्सिमम होगी, आवाज बेटा, प्रोडक्शन मैक्सिमम होगी या एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा या फिर बेटा मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो होगा। क्या कहते हो बेटा? हाँ जी, क्या कहना चाहते हो? क्या कहना है बेटा? बेटा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यही तो सारा खेल है। क्या कहना चाहते हो बेटा? इसको कहा जाता है सिग्निफिकेंट चेंज। वो वाला पॉइंट बेटा जहां पर बेसिकली तुम चेंज ला रहे होते हो फॉर्म में, उसे हम क्या कहते हैं बोलो बेटा? इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट के सिचुएशन में आपका बेटा जो प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन का स्टेटस बेटा क्या होगा? क्या टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा? बिल्कुल नहीं भैया, चेंज का सिचुएशन है। क्यों लेकर जाना है जी? सर एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा? नहीं भाई सर, मार्जिनल प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा। आंसर है ये बेटा, मार्जिनल मैक्सिमम हो सकता है। डन करें, डन करें। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। किस पे आ जाते हैं बोलो बेटा? पढ़ना बेटा क्वेश्चन नंबर 16। इंडियन गवर्नमेंट इम्पोज्ड हेवी टैक्स ऑन कमोडिटी टू रिड्यूस इट्स क्या बोलो बेटा? बाय द पब्लिक। फिर से पढ़ो, इंडियन गवर्नमेंट बेटा इंपोज करती है हेवी टैक्स ऑन कमोडिटी टू रिड्यूस द कंजम्पशन बाय द पब्लिक। सच हेवी टैक्स विल डिक्रीज द डिमांड ऑफ कमोडिटी ओनली व्हेन। बेटा सरकार जब टैक्स बढ़ा देती है तो सर इससे कंज्यूमर का कंजम्पशन क्या हो जाता है? घट। हाँ, क्योंकि प्राइस जब बढ़ेगा तो कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो डिक्रीज द सच हेवी टैक्स विल डिक्रीज द डिमांड ऑफ कमोडिटी ओनली व्हेन। नाउ इसका आंसर ओनली व्हेन में क्या बोला गया? ईडी इज इक्वल टू जीरो, ईडी इज इक्वल टू बेटा क्या बोलो? मोर देन वन, लेस देन वन, या ईडी इज इक्वल टू वन। समझो बेटा, समझो, बोला गया है कि अगर सरकार ने टैक्स बढ़ाया, कॉस्ट बढ़ेगा, डिमांड बेटा कम हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में ईडी क्या होगा बेटा?
अरे नालायक, जब डिमांड कम होगी तो ईडी इज लेस देन वन ना। बोलो, समझ आ रहा है बेटा तेरे को? समझ? अरे भैया, जब डिमांड कम होगा तो ईडी इज लेस देन वन। वेरी सिंपल। ओके, आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 17-18 दोनों को देखो एक बार। साफ साफ ये वर्ड बेटा मैंने आपको कॉपी में लिखवाया होगा, नहीं तो टैक्स वाले सर ने बताया होगा। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है बेटा टैक्स ऑन टैक्स। क्या होता है बोलो बेटा? टैक्स ऑन टैक्स। जब टैक्सेबल वैल्यू पे फिर से टैक्स लग जाता है, कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। वैट में बेटा ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन जब जीएसटी आया तो बेटा इनपुट माइनस आउटपुट। तो बेटा याद रखना टैक्स ऑन टैक्स इसका पहला आंसर है। डन है। क्वेश्चन नंबर 18, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी रेफर्स टू एबिलिटी टू होल्ड वैल्यू ओवर अ टाइम। बेटा याद रखना है स्टोर वैल्यू। वेरी गुड वेरी गुड बेटा, ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन देख रहे हो क्या? आ जाओ बेटा 19 और 20 को इकट्ठा रीड करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। 19 और 20 को बेटा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैपिटल बजट। नालायक, कैपिटल बजट काहे के लिए होता है? लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए। आ जाओ, अकॉर्डिंग टू किन्स व्हाट इज टू द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मेंटेनिंग फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हो बेटा? किन्स का व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मेंटेनिंग फुल एम्प्लॉयमेंट। बेटा किन्स के हिसाब से कहा गया था कि सर जब भी सरकार कोई फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी को सेट करे तो किन्स ने उसके लिए अपना एक फॉर्मूला दिया था। आंसर डायरेक्टली क्या है बोल बेटा? डी। क्या मेरी बात क्लियर है? आ जाओ बेटा 21 और 22 को बेटा देखेंगे पर 21 और 22 को बेटा देखेंगे, ट्राई करो बेटा। केन्स इकोनॉमिक इम्फेसाइज मतलब फोकस करता है इंपॉर्टेंस ऑफ। नालायक को अभी ऊपर में आपने पढ़ा था कि गवर्नमेंट बेटा जब भी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी बनाए तो मेरे हिसाब से बनाए, ये किन्स कहता है। तो भाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगी। आ जा बेटा 22वां पढ़ना, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द डिमांड फॉर। क्या इंटरेस्ट डिमांड को इफेक्ट नहीं करता? बिल्कुल करता है। लेवल ऑफ इनकम, अरे 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 अरे, प्राइस, अरे हाँ भाई हाँ। तो एलिमिनेशन मेथड लगाओ, बोलो कौन सा आंसर हो गया? गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट। बेटा वो तो बजट को लेकर है भाई, मेरे डिमांड का क्या लेना देना। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 23 और 24 को इकट्ठा निपटाओ। ओके, इन इकोनॉमिक चेंज इन द रिजर्व रेशियो विल डायरेक्टली अफेक्ट द, वेरी गुड, सप्लाई ऑफ मनी को इफेक्ट करता है। आ जाओ बेटा 24 बजट वाला चैप्टर याद करना बेटा, बैलेंस बजट, एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी। सरकार बेटा टैक्स बढ़ा देती है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को घटाना इज कॉल्ड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा वेरी गुड, कॉन्ट्रैक्शनरी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। खुद से बेटा ट्राई करना सीखो। जो कुछ एक दो परेशान करने वाला क्वेश्चन है वो तो बेटा मैं कराऊं चलेगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन तो बच्चा बेटा खुद से सॉल्व करे ज्यादा बेटर। एमटीपी एक फॉर्मेलिटी का पार्ट होता है। आप बात समझो बेटा, इधर देखो, इट्स अ इकोनॉमिक्स एमटीपी। आपके पूरे सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं। यू शुड बी अंडर द कैपेबिलिटी कि आप इसको खुद से निकाल लो बेटा। लॉ या फिर मैथ्स या फिर अकाउंट्स ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो इसको इसलिए सॉल्व करना पड़ता है कि कोई ऐसा तो क्वेश्चन नहीं आ गया एमटीपी में जो मेरे से टच का ना हो। लेकिन बेटा याद रखना इकोनॉमिक्स का दो तरीका, या तो आता है नहीं तो याद करना है। जैसे बेटा एचडीएफसी का रोबोट वाला, अब बेटा वो यस कैपिटल वो याद कर लिया, ये तरीका होता है बेटा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 को एक बार रीड करेंगे। Which of the following is most important source of India's foreign exchange earning? बेटा तेरे हिसाब से नहीं, सर्विस एक्सपोर्ट होता है हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा। डन करे क्या? क्या होता है बोल बेटा? हाँ नहीं, मॉड्यूल में हो या ना बेटा कोई दिक्कत नहीं। डन करें, आपको देख के बेटा बेंगलुरु याद रखिएगा, आईटी हब माना जाता है। आ जाओ जी ग्रीन रिवॉल्यूशन बेटा, ग्रीन रिवॉल्यूशन आपको बेटा डी
बी, फूड ग्रेन से सीधा लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बेटा 5 ईयर प्लान का? डायरेक्ट क्वेश्चन है बाल, थक जाऊंगा अगर नाम लूंगा इतना। बेटा सी नहीं, ये प्राइवेट सेक्टर को थोड़ी बेटा, अरे नालायक, 5 ईयर प्लान प्राइवेट सेक्टर के लिए कैसे हो सकता है? ऑल रीजन का बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ। आजा बेटा अगला 28। इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव? क्या कहते हो? यस, वेरी गुड। ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करना और ट्रेड बहुत। लो बेटा एक बार क्वेश्चन नंबर 29 को देखो, ये सब आपको परेशान करते हैं। 29 बेटा, बेटा कंपेरेटिव एडवांटेज याद आ रहा है, जो जिसमें अच्छा है वही काम करे। एक शब्द को ध्यान से पढ़ना। सारा सही आंसर लग रहा है क्या बेटा? वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब तुम बेटा ये आंसर निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी, क्या बोल बेटा? अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी, if the money supply increase while the velocity of money and output remain constant, the general price level will, बेटा ये इंक्रीज हो जाता है। देखो वेरी सिंपल, अगर बेटा कोई क्वांटिटी थियरी, क्यूटीएम याद आ रहा है? क्यूटीएम का फॉर्मूला बताया था, वेलोसिटी ऑफ मनी वाला। अरे भाई मनी वाले में चैप्टर में कराया था मैंने, तो वहां पर मैंने बोला था इफ द मनी सप्लाई, अगर मान लो मनी सप्लाई इंक्रीज करता है तो इस सिचुएशन में आउटपुट रिमेन क्या बोल बेटा? मतलब क्या, मनी सप्लाई बेटा बढ़ गया, जबकि मनी वेलोसिटी और आउटपुट बेटा ये क्या है बोलो? कांस्टेंट है। तो जनरल प्राइस जो होगा वो तो बढ़ेगा ना, क्योंकि सप्लाई बढ़ा हुआ है मार्केट में मनी का। बोलो वेरी गुड। अभी तक आप देखो बेटा तो इतने सारे क्वेश्चन आ गए, लेकिन मजेदार क्वेश्चन इसमें से दो ही है, एक बजट लाइन वाला और एक वो 3-1 वाला। समझ गए क्या? मार्जिनल रेवेन्यू का जो क्वेश्चन था, हाँ एक एचडीएफसी वाला भी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 बेटा। Which of the following situation demonstrate, दिखाता है मार्केट फेलियर ड्यू टू एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन? एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन मतलब, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन मतलब यस, करेक्ट इंफॉर्मेशन है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है गलत है। आंसर इज बी। When a market fails to allocate resource efficiently, leading to overproduction or underproduction of goods, इसे क्या बोलेंगे? हाँ जी, ओवर प्रोडक्शन, अंडर प्रोडक्शन। याद करो गोलगप्पे का एग्जांपल दिया था मैंने, गोलगप्पे का एग्जांपल दिया था बेटा, मैंने आपको गोलगप्पे का एग्जांपल दिया था बेटा कि मैं 100 गोलगप्पे बेच सकता हूं, लेकिन मैंने 150 बना दिया, ये भी फेल्योर है। और अगर मैंने बेटा 60 गोलगप्पे बनाए, 30 और बेच सकता था लेकिन नहीं बनाया, ये भी मार्केट फेलियर। और मार्केट फेलियर के रीजन थे पब्लिक गुड्स, एक्सटर्नलिटी। याद आ रहा है क्या? आंसर क्या आएगा? एक्सटर्नलिटी बेटा, एक्सटर्नलिटी इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, एक्सटर्नलिटी इज क्या बोल बेटा? करेक्ट आंसर। अगला, हाँ ये पॉइंट बताओ बेटा, जब E इज ग्रेटर देन 1 हो तो MR इस सिचुएशन में क्या होगा? हाँ, याद करने वाली बात है बेटा, E ग्रेटर देन 1 हो नालायको तो MR क्या होगा? 0। मार्जिनल रेवेन्यू 0 तो यहाँ पर E जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। डन करे क्या? आ जाओ बेटा 34। हाँ जी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विल बी प्रॉफिटेबल ओनली इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिफरेंट सब मार्केट इज यूनिफॉर्म, डिफरेंट, जीरो, लेस। जो बच्चा कह रहा है बेटा यूनिफॉर्म, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग जानना चाहता है कि जी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तब होगा जब यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, हाँ है ना?
लेकिन आपसे ये कह ही नहीं रहा। आप फिर से क्या बोला, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिटेबल हो सकता है, मतलब जो तुम अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग रेट पर बेचते हो अलग अलग कस्टमर को, वो प्रॉफिटेबल हो सकता है अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग अलग मार्केट में डिफरेंट हो। यस, डिफरेंट हो बेटा। डन करे क्या? आ जाओ 35 एक बार देखो। जब आउटपुट बेटा शॉर्ट रन में बढ़ जाए, एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है? इतना आसान क्वेश्चन है कि शर्म आएगी बेटा। अगर शॉर्ट रन में आउटपुट बढ़े तो फिक्स कॉस्ट क्या होगा? फर्क नहीं पड़ेगा या डिक्रीज होगा? अरे भाई फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है? अरे डिक्रीज होता है ना रे बेटा। एम इंस्टीट्यूट 1 लाख रुपए का किराया दे रहा है, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चे में 50,000, अगर 10 बच्चे पढ़ने लग जाए तो एक बच्चे में 10,000 ही तो आ रहा है। नो समझे, नो समझे, समझ गए? लो बेटा 36, 37, 38 को इकट्ठा निपटाओ। वर्टिकल सप्लाई कर्व पैरेलल टू y एक्सिस implied at elasticity of supply is नालायक। उल्टा है, प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है आपने। तूने बोला क्या था? इन्फिनिटी बोला था। ट्राई करो। इन्फिनिटी तूने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था? डिमांड। नालायक, तो उल्टा करना, उल्टा कर, जीरो। अरे चूंकि डिमांड पढ़ना है कंज्यूमर, उल्टा कर दो बेटा, प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू, सप्लाई करवा जाएगा। जीरो होता है बेस पे, इन्फिनिटी होती है सबसे ऊपर। याद आया क्या? पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यस, सी है बेटा। अगला देखें। अगला देखो। हाँ जी, which of the following is not a determinants of the form cost function? बताओ नीचे में से कौन सा फॉर्म के कॉस्ट फंक्शन? टैक्स आएगा, आएगा। प्रोडक्शन फंक्शन, अरे भैया बिल्कुल, प्रोडक्शन के लिए तो कॉस्ट निकाला जाता है। प्राइस ऑफ द फॉर्म आउटपुट, बेटा प्राइस ऑफ द फॉर्म आउटपुट, सेल प्राइस, क्या ये फॉर्म के कॉस्ट फंक्शन का पार्ट है? नहीं भैया, ये तो कॉस्ट बनने के बाद डिसाइड किया जाता है। अरे बोलो, आ जाओ लास्ट 40। काट लिया देना बेटा, ग्रुपिंग कर लेना। वेरी गुड, वेरी गुड, डी आएगा बेटा। ग्रुपिंग बाजी कर लेते हो। फोर्टी 42, 43, 41, 42, 43 सेकुलर पीरियड। याद करने वाली बात है बेटा, मॉड्यूल में और नोट्स में मैंने लिखवाया नहीं है आपको ये बात। सेकुलर पीरियड बेटा लॉन्ग पीरियड को कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? बोलो, याद कर लेना है आपको। क्या कर लेना है? बोलो, याद कर लेना है। आ जाओ। प्राइस रिजिडिटी एक्सप्लेन बाय स्विजिस मॉडल इज रिलेटेड टू विच मार्केट फॉर्म? बेटा ओलिगोपोली। ये भी मैंने आपको कॉपी में नहीं लिखा है, लेकिन आपने बेटा इसको पढ़ा होगा। आ जाओ। इन बिजनेस साइकिल पीक एंड ट्रफ आर कलेक्टिवली नोन एज, नालायक, इतना आसान है। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, टर्निंग पॉइंट। बेटा याद रखना, जहां से ऊपर या नीचे मूव करते हैं उसे क्या कहते हैं? डन, पक्का सर? 100%। आ जाइए। हाँ, किन से क्वेश्चन आते बेटा आपके एग्जाम में? आदित्य इंटर वाला? हाँ,
44 का क्या आएगा ना, फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू किन्स। बेटा किन्स थ्योरी हमेशा नेशनल इनकम के लिए होता है, तो बेटा ये इफेक्टिव डिमांड पे निकलेगा। फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू किन्स आर ड्यू टू क्या बोला बेटा, एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड। किन्स हमेशा नेशनल वर्ड याद रखना, एग्रीगेट की बात करते हैं। 45 और लास्ट, वेरी गुड बेटा, ये मैंने लिखा है अभी तो आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इसके कारण क्या होते हैं, आसान आसान है बेटा। इफेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज लिमिटेड बाय, क्या बोला, इफेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज लिमिटेड बाय टाइम लैग इन इंप्लीमेंटेशन, ना भाई, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल नहीं, पॉलिटिकल कॉन्स्ट्रेंट, अरे भाई ये तो सब है एक जैसा, एक जैसा है सब। इफेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज लिमिटेड बाय टाइम लैग, हाँ टाइम अगर बेटा ज्यादा लैप्स हो गया तो फिस्कल पॉलिसी आपका काम नहीं करेगा। दूसरा लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यस गवर्नमेंट नहीं काम करेगा, बेटा ये आंसर आ जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन 47 48 49 देखो एक बार, हाँ जी। इंटरनल पब्लिक डेट क्या होता है बेटा, यस जो डोमेस्टिक सर्विस से गवर्नमेंट बोरोइंग करती है, वेरी गुड। 48 ए होगा, रिकंसिडर करो। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय गवर्नमेंट कैसे किया जाता है, थोड़ा सा टेक्निकल है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन नहीं साहब, ये तो नहीं होगा। इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्स ना, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। मैं आपको समझा, देख बेटा 48 में कहा जा रहा है, 48 में आप ध्यान से देखो, 48 में क्या कहा जा रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाई, आवाज दो बेटा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाई गवर्नमेंट इज प्राइमरली डन थ्रू। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब सरकार के पास 100 रुपया है तो सबको बराबर बराबर देना चाहती है। कहा जा रहा है कि सर गवर्नमेंट सेक्टर जब प्राइवेटाइज होगा ना तो सबको मिलना चालू हो जाएगा। क्योंकि आप देखो बेटा गवर्नमेंट सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन, देखो किसी भी इकोनॉमी के दो पार्ट होते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट, और आप कह रहे हो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो सरकार सारा फंड अपने में ही लगाए या प्राइवेट वालों को भी दे? बेटा रखती है, ठीक है डन, लेकिन ये आपसे पूछ नहीं रहा कि वो कहाँ लगाया जाएगा पैसा, ये पूछ रहा है क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जी अपने फंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वो कैसे करे, मतलब वो क्या करे कि माना जाए रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो भैया इकोनॉमी में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में पैसा लगाया जाए तो हम मानेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन है। इसलिए बेटा आपका आंसर क्या है, बोले एक बार उसे, 49 लास्ट। बहुत आसान, वेरी आसान। नालायको 49 की बात कर रहा हूँ, फाइनेंस कमीशन रिस्पॉन्सिबल, थ्योरी क्वेश्चन है बेटा ये। हाँ बस ऊपर में ही खत्म हो जाता है बेटा, एलोकेटिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वेरी गुड, आंसर ये आएगा। नीति आयोग लिखो बेटा, सब फालतू फालतू क्वेश्चन। 50 51 नॉट अ फंक्शन ऑफ नीति आयोग। बस एक बात याद रखना, नीति आयोग को बेटा थिंक टैंक कहा जाता है। पक्का बेटा एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स का काम नहीं करता। अरे नीति आयोग बेटा बिल्कुल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब होता है सेंट्रल स्टेट के बीच का रिलेशनशिप मेंटेन करना, करता है बेटा ये नीति आयोग का काम है। डन करे क्या, इसको कहा जाता है थिंक टैंक, क्या कहा जाता है?
आ जाइए 51। फाइनेंस कमेटी, ये देख बेटा, आर्टिकल 112 को अगर आप देखोगे तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रेजेंटेड इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट लिस्ट फर्स्ट। बेटा याद रखना, इसको कहां रखा जाएगा, लो आपको यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए। एनुअल इज इक्वल टू क्या बोलो बेटा, हाँ बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई, क्या कहते हो, क्रिएशन, यस यस बेटा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी और स्किल भी डेवलप। हेक्सियर ओलिन थ्योरी कराया मैंने, अरे हेक्सियर ओलिन थ्योरी बेटा 53। हाँ सर, सी जो अपने काम में बढ़िया वो बी बेटा वेरी गुड, बी होगा। क्यों बेटा, हेक्सियर ओलिन थ्योरी क्या कह रहा था आपको याद है कि बेटा दैट द कंट्री हैज इन लार्ज सप्लाई, वो यूटिलाइज करे अपने क्या बोलो बेटा, एबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मुझे याद है, इस पे आपको मेरी बहस हुई थी। हाँ बेटा राइट, डन। 54 प्राइमरी है, प्राइमरी में तो सी फार्मिंग एक्टिविटीज में प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बेटा किसमें आता है, 55। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। तुम लोग इसको सॉल्व करके आए हो क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्या बोलो बेटा, बाइलेटरल ट्रेड। बाइलेटरल मतलब होता है दोनों तरफ से, टू कंट्री गोल्स। डन। 56 का है, 56 का 56। इसका तो सर बी है। हाँ बी है बेटा, इसका तो बी बी है। है, अगले का है। हाँ अगला, ए है। एग्रीकल्चर गुड्स मार्केट डिपिक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स क्लोज टू, क्या बोल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्लोज टू। ये तो 11th का क्वेश्चन है, 11th में भी आया था, मैंने भी ऐसे लिखवाया था। 57 बेटा, 57। There is a single buyer. मोनोस्पोनी सर आपने कराया था ना, there is a single buyer. मोनोस्पनी में ये अलग से मैंने लिखवाया था, There is a single buyer. देयर इज अ क्या बोल बेटा, सिंगल। आसान आसान क्वेश्चन है ना, Soil cost नालायक, तुरंत मत आंसर। पढ़ा भी था। हाँ जी, ग्रेट डिप्रेशन 1930-29 ए पढ़ ले मैंने, और बता दूं कि बहुत मैं आया बताया। ग्रेट डिप्रेशन अकर ड्यूरिंग, आगे बर्डन ऑफ लॉन्ग टर्म पब्लिक डेट। लॉन्ग टर्म पब्लिक डेट क्या प्रेजेंट को खराब करेगा, नहीं फ्यूचर को बर्बाद कर देगा, है ना। 61 को निपटाएं। पहला तो पक्का नहीं, फॉर बीइंग अ रिफॉर्म पहला तो बिना भी है। हां, जस्ट रिफॉर्म करते हैं, लैंड रिफॉर्म टेक्नोलॉजी और
स्ट्रेटजी ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया बिफोर ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज। इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है नालायको। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म सच एज लैंड रिफॉर्म। भैया हमारे देश में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ग्रीन रिवॉल्यूशन पहले क्या लैंड रिफॉर्म के तौर पे हुआ था? पहले जमीन हुई थी फिर पैदावार हुआ था, या पहले पैदावार हो गई थी बाद में जमीन? बासठ देखो, हाँ बेटा, ट्रांजैक्शन मोटिव, ट्रांजैक्शन मोटिव पता है ना आपको, सामान खरीदने के लिए। बी, वेरी गुड, साफ साफ दिख रहा है। लिक्विडिटी काहे के लिए? ट्रांजैक्शन। हाँ बेटा, ए रिकंसिडर करो। मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस रेफर्स टू MFN। बताया था ना, आपस में कर लो बेटा एक दूसरे के साथ, रिड्यूसिंग टैरिफ रेट लगा दो। ट्राई 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 ट्राई, डी है बेटा, याद रखिए। रिक्वायरमेंट टू ऑफर द सेम ट्रेड टर्म्स टू ऑल ट्रेडिंग। which of the following is most important source of Indian foreign exchange? ये ऊपर ही करा था हमने, कौन सा था? सर्विसेज एक्सपोर्ट, सर्विस वाला क्या था? वेरी गुड। 65 डी लग रहा है। वेरी गुड बेटा, एक कॉन्टेजियस भी होता है, इंटरनेशनल कैरेक्टर का भी होता है। एक कंट्री में जाता है अगले कंट्री में स्प्रेड होता है। और याद रखना बेटा, ये सीरियस कॉन्सिक्वेंस बिजनेस के लिए दे सकते। हाँ जी, डिक्रीज इन इनपुट डिमांड, पुल इनपुट प्राइस डाउन। क्यों बेटा, एक बार बताओ, अगर डिक्रीज हो कोई खरीदेगा ही नहीं। यस, सब खरीदेगा नहीं तो पैसा। बहुत अच्छा। 67 हाँ बेटा, वेरी गुड, मेहनत चल रही है इसका मतलब। अब बेटा ये याद करने वाली बात है। निकोलस थ्योरी होगा, हाँ जी, निकोलस है तो निकोलस थ्योरी होगा। याद करने वाले, निकोलस काल्डोर प्रोपाउंडेड बाय। बेटा ये कोब-वेब थ्योरी, ये भी मैंने, मैं सच बताऊं ईमानदारी से, तो ये मैंने गूगल पे देखा था बेटा। कोब-वेब थ्योरी, मुझे मॉड्यूल में ये आंसर मिला नहीं। डन करे क्या? कोब-वेब थ्योरी में बेटा इसको अनाउंस किया गया था। 69 हाँ बेटा, क्या आएगा? एक बार और ट्राई करो। रिपरक्यूशन मतलब क्या होता है? बेटा रिजल्ट ऑफ समथिंग। विच आर नेगेटिव। जब आपके किए गए काम का नेगेटिव इंपैक्ट आए ना, उसे कहते हैं क्या बोल बेटा? रिपरक्यूशन। बिजनेस साइकिल गेट simultaneously felt on the all economic variable.
तो एक वर्ड आपको नहीं समझ आया, आंसर समझ नहीं आएगा, पूरा मीनिंग ही बदल जाएगा। समझ रहे हो क्या? बोलो बेटा, ट्राई करो। 70 70 बेटा। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। लो जी, ये सब आसान आसान क्वेश्चन। बेटा पीक इज द, आवाज दो बेटा, क्या पीक इज द कौन सा स्टेज ऑफ एक्सपेंशन? लेटर स्टेज। बेटा ऊपर जाता है तो ऊपर तब जाएगा ना जब नीचे जाके ऊपर जाएगा। वेरी गुड। 72 हाँ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल कॉज? बेटा अच्छे से पढ़ो, नॉट एन इंटरनल। साइकोलॉजिकल फैक्टर किसका होता है? ह्यूमन बीइंग का ना, इंटरनल नहीं हुआ। साइकोलॉजी बेटा क्या एक्सटर्नल आता है? नालायक, टेक्नोलॉजी होगा ये बेटा, आपका इंटरनल का पार्ट नहीं है। बोलो ना, है ना बेटा? टेक्नोलॉजी बदल जाना हमारे हाथ पे थोड़ी है। 73 74 को एक साथ देखो। हाँ जी, ऑल ऑफ दे, बहुत अच्छा। If the market demand curve for commodity has a negative slope, then the market structure must be नालायक। मार्केट डिमांड कर्व जो है कमोडिटी का वो नेगेटिव स्लोप में है, देन द मार्केट स्ट्रक्चर। अरे ट्रेन 100 की स्पीड से भाग रही है, राहुल गांधी घर में चाय पी रहा है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? कुछ भी नहीं भैया। मार्केट के डिमांड कर्व के स्लोप से मैं मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे बता दूंगा भाई, जब तक तुम ये ना पूछो कि कौन से रेट पे कौन सी सिक्योरिटी बेची खरीदी जा रही है। बोलो ना, है ना? तो याद रखना इसका आंसर क्या है। बिल्कुल बिल्कुल आता है, कैन नॉट बी, क्या बोलो बेटा? हाँ ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा आपका दिमाग लगाने वाला है, इसको तुम सॉल्व करने की कोशिश करो। इतने सारे में 2 क्वेश्चन मैंने ऊपर में कराए थे, एक ये क्वेश्चन बेटा दिमाग लगाने वाला है। मैं हिंट दे दूं इसका, हिंट दूं? क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। देखो बेटा 12 माइनस 2p इज इक्वल टू क्या बोलो बेटा? 3 प्लस p। अब आप निकाल लो क्या आ रहा है। ये सब जो क्वेश्चन निकाल रहे भाई, हाँ जी, तो ये सब तुम नालायक को निकाल तो लोगे ना एग्जाम में। हाँ 2 MTP। अरे 1 किलो में भाई दोनों कहाँ लगे, 2 देख लियो। हाँ कितना MTP करेगा? हाँ जी, एक बार देखिए 76। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व of perfectly competitive form is equal to पढ़ो ध्यान से। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व है ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म इज इक्वल टू, बेटा जो सप्लाई कर्व होता है वो किसके बराबर होता है? बेटा सोचो, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट जो है that is above the क्या बोला एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, that portion of the short run marginal cost that is above the क्या बोला एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये देखो आप ऐसे समझो, देखो बेटा जो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व होता है और जो आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है, उसके ऊपर का जो पोर्शन होता है ना,
बोलो बेटा, यही सप्लाई कर्व होता है। बोलो ना, है ना? पक्का? आगे 77 लास्ट ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन। क्या कहते हो? एम आर इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया था कि एम आर इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू पी। कौन सा मान? भाऊजी परफेक्ट। एक बात याद रखना, इकोनॉमिक्स में नॉर्मली आंसर परफेक्ट होगा अनटिल अनलेस कोई स्पेशल ना दिया हो। एक बात तो ध्यान देते ना, ये मुझे देख के लग रहा है कि इक्विलिब्रियम प्राइस तो राइज करेगा व्हेन डिमांड इंक्रीज एंड सप्लाई डिक्रीज। जब बेटा डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई घट रहा है, अरे भैया तो देखो ना, यही है ना इक्विलिब्रियम। तो डिमांड बढ़ता जा रहा है, सप्लाई घटता जा रहा है, तो एक बात तो क्लियर है कि इंक्रीज करेगा बेटा इक्विलिब्रियम। लेकिन दूसरा देखना बेटा, क्या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़े या घटे इसको लेकर भी कहानी बोली जा सकती है क्या? हाँ बेटा, क्या कहते हो? कैन बी सेड, नॉट बी सेड। याद रखना, नथिंग कैन बी सेड अबाउट द चेंज इन, क्योंकि बेटा आप पता ही नहीं चलेगा ना कि उस बंदे ने एक्चुअली कितनी क्वांटिटी खरीदी जब तक आप बोलो ना। बोलो, है ना? प्राइस बढ़ेगा ये तो समझ आ जाएगा। क्या बेटा? अच्छा, दोनों क्वांटिटी राइज है बट सम कैन बी सेड अबाउट प्राइस राइज। आए है ये क्वेश्चन 79 देखो बेटा। हाँ जी, ऑल ऑफ दी आइसो क्वांट, आइसो कॉस्ट, आइसो क्वांट, आइसो क्वांट, आइसो कॉस्ट। बेटा अब ये सब ना आसान आसान बेकार वाला नेगेटिव होगा बेटा। पैसा बढ़ता जाएगा तो तुम ये कम खरीदोगे। हाँ जी, डिमांड फॉर कमोडिटी विल बी नेगेटिव। डिमांड बेटा नेगेटिव होगा। Income elasticity, negative income elasticity indicate that income falls the amount of commodity purchase. Demand for commodity with negative income elasticity indicate, मतलब क्या बेटा? जो कमोडिटी का डिमांड है वो नेगेटिव में है, तो वो इंडिकेट क्या करता है? इनकम फॉल कर रहा है। हाँ जी, कर रहा है। अमाउंट ऑफ द कमोडिटी कम, अरे भाई कमोडिटी पर ये भी फॉल कर रहा है। आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22। नॉर्मेटिव, व्हाट शुड बी। एक होता है पॉजिटिव, व्हाट इज, और एक होता है नॉर्मेटिव, व्हाट शुड बी। हाँ जी, व्हाट शुड बी इंसिडेंस ऑफ टैक्स ना। इंसिडेंस मतलब होता है टैक्स अराइज होना। इफेक्ट ऑन द टैक्स ऑन इंसेंटिव नहीं भैया, फेयरनेस टू टैक्स, सही होना चाहिए। अरे सजेशन तो यही है ना बेटा। नॉर्मेटिव क्या करता है? आपको सजेशन देता। क्या करता है बोलो बेटा? आपको क्या? सर हमें वैसे जो चैप्टर जो का मशीन बना रहा हम तो हमें तो आता है जो लड़की लगवा रहा वो आएगी, वो आएगी नहीं, वो आएगी हमें कोई नहीं आया हम दोनों खाली तो उसको फोन नहीं अरे चैप्टर अगर आता हो तो फिर बैठने का क्या फायदा। ये तो टाइम आप लोग का वो है कि हाँ प्रैक्टिस। आ जाओ 83 84 एक बार सॉल्व करो देखो। पॉसिबल नहीं, पॉसिबल रिस्ट्रिक्टेड ऑल्सो नहीं तो बस करो। Entry of new firm in monopoly, yes. Market price cannot be influenced by a seller under
परफेक्ट। वही में बेटा सेलर से इन्फ्लुएंस नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं भैया ज्यादा महंगा बेचोगे कहीं और चल दूंगा। 85 इनवर्स रिलेशंस बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। बेटा दोनों ही केस में हाँ है ना, दोनों ही केस में बेटा हाँ बेटा। प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगी। The inverse relations between price and demand। हाँ ठीक है बेटा, हाँ 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 परफेक्ट। रीजन की बेटा मोनोपोली में तो प्राइस को कितना ही बढ़ा दे आपको खरीदना पड़ेगा। 86-87 क्या कहते बेटा? इन्फिनिटी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अंडर मोनोपोली। अभी तुम कुछ और बोल रहे हो, अभी कुछ और बोल रहे हो। अरे भैया लेस देन 1 होगा, सामने वाला बंदा कोई भी प्राइस रखे आपको खरीदना है ही वही, तो प्राइस के मूवमेंट से बेटा डिमांड पे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। आ जाइए बिजनेस इकोनॉमिक्स इन इट्स अप्रोच। बेटा डायरेक्ट लिखा था प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मतलब व्यवहारिक है ये। 88, 89, 90 को निपटाओ। डिमांड कम हो गई ना, डिक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड। क्या है प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स? क्या सी ऑप्शन समझ नहीं आ रहा नहीं यार, ऑप्शन समझ लो। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड में कमी हो रही है। डिक्रीज द नंबर ऑफ कस्टमर हो सकता है जी। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ये जब चूंकि बेटा डिमांड का सीधा रिलेशन किससे देखा जाता है? नो डाउट कंज्यूमर से भी होता है। प्राइस है तो मोर सुटेबल आंसर है। 89 सी ऑप्शन ऐसा समझ नहीं आ रहा। प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स का आगे लिखा है क्या होगा? ये 88 वाला क्वेश्चन कुछ नहीं बेटा, सिर्फ इतना कह रहा है कि सर रिलेटेड प्राइस के मूवमेंट से क्या डिमांड में फर्क आता है? आता तो है भैया, लेकिन मेन फर्क प्राइस से आता है। एक्स के बदले में वाई। यस, एकदम सीधा क्वेश्चन है आपका। आपको मैं समझाऊंगा, आप तुरंत याद आ जाओगे कि हाँ सर। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन याद करो बेटा, आप लोगों ने एक पढ़ा होगा। कौन सा बेटा? ऑर्डिनल अप्रोच, कार्डिनल ऑर्डिनल, आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व। बेटा 10 आम दो 3 ले जाओ, अगली बार आओगे तो सर आम कम देने लग जाऊंगा, है ना। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 90। हाँ हिक्स एंड ये तो बेटा बेकार है, क्वेश्चन ही बेकार। नालायक, सीधा क्वेश्चन दिख रहा है। टोटल से वेरिएबल को माइनस करो तो फिक्स आ जाएगा। 92 देखो। पचास है 10 है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड कंज्यूमिंग कमोडिटी वाई ओनली। फाइंड द प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। वही मार्जिनल यूटिलिटी क्या आएगा? वेरी गुड, 5 कैसे आया? 5 डिवाइड कर दो बेटा, सीधा क्या कर दो? डिवाइड ना। मुझे लगा कि तू इतना क्यों देख रहा है भाई। अरे सीधा आपका, अरे भाई मार्जिनल यूटिलिटी निकालते हो 10, वाई का था बेटा 50। 50 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 5 का बेटा क्या है? बोलो एक बार, उसे प्राइस है। बोलो ना, है ना। आगे देखिएगा 93, 94 और 95। प्राइस इन कोलूसिव ओलिगोपोली इज डिसाइडेड बाय, क्या होता है बेटा? प्राइस लीडर। प्राइस लीडर बेटा डिसाइड करता है। आ जाइए गवर्नमेंट बेटा 94। गवर्नमेंट ऑफर मिनिमम एश्योर्ड प्राइस टू फार्मर टू परचेज देयर आउटपुट इज कॉल्ड एज, क्या? बहुत अच्छे, सपोर्ट प्राइस। 95 बिजनेस साइकिल के इंटरनल कॉस्ट का मैं तो कहूंगा सारा होता है। डिमांड हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी, मनी सप्लाई। 96 देखो
The goods are closer substitute भी होगा, there is lower cost of switching भी ठीक है, there is lower convenience, all of the डी होगा बेटा, सब कुछ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आएगा, है ना। आगे रेशनल डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्स क्या है? एक तो कंज्यूमर्स में वो होना चाहिए, दिमाग वाला। रेशनल डिसीजन मेकिंग में क्या क्या चाहिए? चॉइस होना चाहिए, होनी चाहिए जी। क्या आपके वन चॉइस भी कंसिस्टेंट विद वन गोल? यस, बोल के फालतू की चीज नहीं परचेज करना। चॉइस नेवर वेरी, हाँ जी। कंज्यूमर प्लान टू अटेंड द हाईएस्ट पॉसिबल, अरे भाई ये तो सब है, ये तो सभी है भाई। लेकिन एक काम करो बेटा, जब सभी है तो नियरेस्ट आंसर कौन सा इसका होगा? हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं बेटा। रेशनल डिसीजन में ना, कंज्यूमर का बेटा एक ही रेशनलिटी होता है, मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को मींस अपने सेटिस्फेक्शन को ले सकता। आ जा बेटा 98। प्योरली सोशलिस्ट बेटा क्या कहते हो? हाँ जी। अरे नालायकों, मैंने आपको एक वर्ड लिखा था, प्योर सोशलिस्ट इज नॉट पॉसिबल। चाइना तुम कहते हो, चाइना में भी तो अलीबाबा है। यस, अलीबाबा वहां भी है। 99%। साइंस मैक्रो इंडिसिप्लिनरी क्या कहते हो बेटा? और आपका 100। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ही तो था, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। वेल्थ ऑफ नेशन ना ना, वेल्थ ऑफ नेशन ही नाम दो बेटा। डन करें, आपका हो जाता है डन। थैंक यू सो मच।